अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मेरे आज ख़ास मेहमान 3 सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद दिफाई तजकार और सीनियर जर्नलिस्ट, और अब्दुल कयूम सदीकी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और हसनात मलिक जिनकी गहरी नज़र है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी। सबसे पहले तो ये बताते चलें कि बज़ाहिर एक तरफ ताकत का कानून है और दूसरी तरफ कानून की ताकत। एक तरफ आज फ़ौज के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह इंकशाफ किया है कि 102 सिविलियन जो कि फ़ौज की तहवील में दिए गए थे उनका ट्रायल जारी है, और यह इंकशाफ उस बयान के बरक्स है जो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। बज़ाहिर इस हवाले से भी कुछ वजाहत अस्करी हलकों की तरफ से अभी आना बाकी है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस तवक्को का इज़हार किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी हैं उस वक्त तक इन सिविलियन शहरियों का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, और अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से यकीन दहानी भी कराई थी। हम बात का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपको सुनाते हैं कि आज फ़ौज के तर्जुमान ने ये क्या इंकशाफ किया 102 शहरियों के हवाले से जो उन्होंने तहवील में लिए थे 9 मई के वाक़यात के बाद। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। जी हसनात मलिक साहब, ये तो जो बात फ़ौज के तर्जुमान ने की है, क्या इस बात में और अटॉर्नी जनरल ने जो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी आपको इसमें कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क तो है। एक तरफ अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और DGISPR कह रहे हैं कि ट्रायल स्टार्ट हो गया है। ग़ालिबन इस हवाले से हमारी भी एक सीनियर ऑफिशियल से बात हुई है और यही है कि थोड़ी देर तक कोई इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए और एक पेज पे नज़र आए अटॉर्नी जनरल भी और DGISPR भी। अब वो एक पेज क्या होगा, क्या वो कहेंगे कि जी जो है वो रीइटरेट करेंगे कि जी जो है वो शुरू हो गया ट्रायल, या वो ये कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज। ग़ालिबन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ये है अभी मामला, क्योंकि ग़ालिबन लग रहा है कि जो DGISPR, क्योंकि उनकी कोई लीगल बैकग्राउंड उस तरह कोई वो वकील तो नहीं है कि उनको उस तरह के जी एक प्री ट्रायल जो स्टेज होती है उसमें और फिर ट्रायल जो स्टार्ट होना वो बड़ा थोड़ा सा यानी उसमें लगता है कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनसे। अच्छा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होनी नहीं चाहिए। इतने बड़े पैमाने पे 1.5 घंटा फ़ौज के तर्जुमान की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो क्या उनको वज़ीर कानून, वज़ीर दिफा या अटॉर्नी जनरल से मशवरा नहीं करना चाहिए था, और क्या उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? देखिए 9 मई का अगर मेन स्टेक होल्डर पाक फौज है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बज़ाहिर लग रहा है कि वो जो है वो इस मामले में लीड ले रहे हैं। बाकी लॉ मिनिस्टर बैरून मुल्क हैं, अटॉर्नी जनरल से उनकी बात होगी लाजमी, जो है वो उस हवाले से उनकी कोई डिस्कशन हुई होगी। बाकी उनका जो आज लेजा था वो एक रिएक्शन था इदारे का कि 9 मई में जो कुछ हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से डिटेल बताई हैं, तो मेन ये है कि जी हमने जो है वो अपने लोगों को भी स्पेयर नहीं किया। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था, और ये ग़ालिबन पहली दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो DGISPR की तरफ से कि जी इतने हाई पैमाने पे जो है वो जो विद इन आर्मी जो है वो इतना बड़ी एक्शन लिया गया है। तो बहरहाल हसनात, आपने जो वाज़ेह पैगाम की बात की, किसी ज़माने में तो खामोशी की भी एक ज़बान होती थी, अब तो वाज़ेह पैगाम भी है। कयूम सदीकी साहब, ये क्या वाज़ेह पैगाम है? मगर उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी इंकशाफ किया है कि कितने सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे।
तो करीम साहब क्या वाज़ेह पैगाम है, इतने आला सतह पर इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं आला फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, तो क्या अब इन शहरियों का फ़ौजी ट्रायल ना होना भी मुमकिन है? क्या ये पैगाम है कोई सुप्रीम कोर्ट को? मतीउल्लाह जान साहब, सुप्रीम कोर्ट को तो क्या पैगाम होगा। मेरा ख्याल DGI-SPR ने इसी हवाले से एक और बात भी की है, और वो ये है कि ICJ जो है उसने फ़ौजी ट्रायल या मिलिट्री ट्रायल जो हैं उनको रिकग्नाइज़ किया है, और फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि इसकी अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगी ना आपके पास। तो एक ये भी बात है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बुनियादी हकूक़ से मुतालिक है कि सिविलियन कोर्ट मार्शल नहीं हो, चारों दरख्वास्त गुजारों की ये जो है वो इस्तदा है, उसके ऊपर हमें दोहरा सा मेयार जो है वो अदालत का भी नज़र आ रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात या सवाबदीदी डिस्क्रिशनरी पावर से मुतालिक था, उसके ऊपर तो सुनकर और हुक्म इम्तना दे दिया बगैर नोटिस जारी किए हुए। तो जहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात है, जो जिसका हर वक्त हम शोर सुनते हैं कि बुनियादी हकूक से मुतालिक हम हाफिज हैं, हम दिफा करेंगे, और मास्टर ऑफ द रोस्टर है, चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कलम से कोई एक स्टे ऑर्डर या एक लफ्ज उस वक्त तक क्यों नहीं निकला कि जब तक इस जो आज उन्होंने जुबानी तौर के ऊपर कहा, गो के और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज जुबानी तौर पर कहा कि जब तक अदालत के अंदर यह है हम तवक्को करते हैं कि ट्रायल शुरू नहीं होगा, लेकिन वो तो हो गया हम कह रहे हैं। अब जो है अब इस हवाले से भी बड़ी जो है ना वो सारी सूरत हाल है सामने कि मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल के भी इल्म के अंदर वो बातें नहीं थी जो शायद DGI-SPR ने की हैं। 2-3 चीज़ें मतीउल्लाह जान साहब, अगर आप देखें कि अटॉर्नी जनरल से जब पूछा गया कि कितने लोगों के खिलाफ है, तो उन्होंने पूछ के बताया कि 102 लोगों का मिलिट्री ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है। अब उनसे जब आज भी पूछा गया, कल भी ये नहीं बताया गया कि कौन है। अटॉर्नी जनरल ने ये नहीं कहा कि हो रहा है, उन्होंने कहा कि अभी हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है, ये जरूर उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपको अटॉर्नी जनरल की इनएबिलिटी भी बता रहा हूँ कि उनके पास भी शायद ये सारी मालूमात नहीं थी, क्योंकि आज जब सवालात आए कि कौन लोग हैं 102 लोग, वो कौन हैं जिनका ट्रायल हो रहा है, तो लिस्ट नहीं थी। अब मांगी गई है, अब मांगी गई है कल जो है, और फिर कहां पे हैं, कहां रखे गए हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन शिकायत हैं। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यह जरूर पता है कि खाने का मसला है, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रीडिंग मटेरियल देने की इजाजत होनी चाहिए। जब आप जुबानी तौर पे एक बात कर रहे हैं, तो फिर उसको ज़ब्ते तहरीर में लाना क्यों आपके लिए मुश्किल था कि आप एक जो है आज अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद आप कह देते कि जनाब ये हमारा हुक्म है, और जब तक इस अदालत इन मुकदमात का फैसला नहीं करती है आप ट्रायल शुरू ना कीजिएगा। ठीक। तो अब ये जो सूरत हाल बन चुकी है मतीउल्लाह जान साहब, कि अब जो ट्रायल है वो अब फौजी अफसरान का तो कंक्लूड हो गया, उनको तो सजाएं सुना दी गई हैं। अब उनसे रिलेटेड आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने अभी 2 दिन पहले जो है वो रिमार्क्स दिए थे, अगर सर्विंग हो और एक सिविलियन के साथ मिलकर साजिश कर रहा हो तो 2 अलग अलग ट्रायल कैसे हो सकते हैं? तो ये भी ऐन मुमकिन है। तो शायद सर गफलत की बुनियाद पे दिए हैं, डिफेंड नहीं कर सकते, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। कैटेगोरिकली ये नहीं बताया गया कि उनके ऊपर इल्जामात की नौयत क्या थी, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, ये जो जुमला है कि मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरिजन फौजी तंसीबात GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, इन जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। देखिए किस वजह से नाकाम हुए ये नहीं है ना, ठीक है ना। अब उसमें कोई नेक्सस नहीं है, मतलब ये मैं ये कह रहा हूं ना कि अभी आप सर्विंग और उसका इकट्ठा ही ट्रायल होगा ना, अगर कोई कनेक्शन साबित है, अगर नेक्सस है आपस में, जैसा कि कहा जा रहा है और जो सुनने में आ रहा है, वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जब कोई पब्लिक ट्रायल होगा या कोई फैसला सामने आएगा या हाई कोर्ट में चैलेंज होगा तो फिर पता लगेगा। बहरहाल जज्बात तो सबके हैं, पूरी कौम के जज्बात हैं। ऑब्वियसली शोहदा के जिस तरीके से यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें तो पूरी कौम के जज्बात पाक फौज के साथ हैं, मगर इसके साथ जो आज बड़ी सख्त जुबान में एक पैगाम दिया गया, जाने वो पैगाम किसके लिए था वो भी आपको सुना देते हैं, जिसमें कहा गया कि 9 मई के मुल्ज़िमान को छोड़ेंगे नहीं। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान
और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो, और ये कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी रुकावटें डालेगा पाकिस्तान की अवाम की भरपूर हिमायत के साथ रुकावटें डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सईद साहब फौज के तर्जुमान ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी डिफेंस की बीट करते रहे हैं और काफ़ी पहले से दिफाई मामलात पे भी आपने तज्जिया किया है, तो ये बताएं कि हमारे वज़ीर दिफा को भी नहीं चाहिए कि वो इस मामले में लीड लें, और जो मालूमात आज फ़ौज के तर्जुमान ने पब्लिक के सामने रखी हैं, क्या पहले इसको वज़ीर दिफा को पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा जाना चाहिए था? मती भाई बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो एक बात की तस्हीह, आपने इंट्रोडक्शन में कहा दिफाई तजिया निगार, मैं जर्नलिस्ट ही हूँ और मैं जर्नलिस्ट ही बुरी बात भी नहीं है। मैं समझता हूँ ISPR का एनओसी नहीं भाई, अब तो वो एनओसी भी सारे कैंसिल हो गए। नहीं, वो नए जारी हो चुके हैं। एनीहाउ मती भाई, जो आपने सवाल उठाया ना कि वज़ीर दिफा के पास ये होना चाहिए और वज़ीर दिफा आते और वो लीड लेते, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो वज़ीर दिफा का ओहदा है वो एक सिंबॉलिक हैसियत है उसकी। आपको पता है कि यही वज़ीर दिफा थे जब 2017 में जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चल रही थी, और वो जो कैंपेन है वो उस वक्त के जो हमारे खुफिया इदारे हैं वो चला रहे थे, उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लग रहे थे। और ये वज़ीर दिफा, मौजूदा जो वज़ीर दिफा हैं, ये एट दैट टाइम भी इनके पास ये कलमदान था और एट दैट टाइम भी ये अवॉइड किया करते थे अपने जो झैली इदारे हैं उधर जाना। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और फिर इसमें हमारी जो सक्सेसिव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर है कि वो जो झैली इदारे हैं उनके सरबराहों से बराह रास्त मुलाकात करते हैं और उसमें वज़ीर दिफा की मौजूदगी को भी ज़रूरत नहीं समझते। तो ये एक जो झैली इदारों से मुराद अफवाज पाकिस्तान, मैं अफवाज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, मैं अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि वो अव्वल बात तो ये है कि कोई भी जो मीटिंग है वो होनी चाहिए वज़ीर दिफा के साथ, और अगर आपने मिलना भी है पाक फौज के किसी सरबराह से, पाकिस्तान नेवी से, पाकिस्तान एयरफोर्स से या किसी, तो वहाँ पर उनके इदारे का सरबराह मौजूद होना चाहिए। खासतौर पे कानूनी मामलात के ऊपर जब आप एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आपका अटॉर्नी जनरल जो है उससे आप मशवरा कर लें, वज़ीर कानून से मशवरा कर लें, वज़ीर दिफा से कर लें। मती भाई, दूसरी बात यह कि अभी आपने कयूम भाई से सवाल किया कि जी ये अटॉर्नी जनरल को पता नहीं था, और कयूम भाई ने ठीक इन हिज व्यू वो ठीक है, उन्होंने कहा जी ये अटॉर्नी जनरल की इनएबिलिटी है कि उनको पता नहीं था। ये बात इनएबिलिटी की नहीं है। अटॉर्नी जनरल को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, उनको कंडक्ट उनका मैंने देखा, बड़ा प्रोफेशनल है। मैं नहीं समझता कि अटॉर्नी जनरल ने ये चीज़ें मांगी नहीं होंगी। मैं नहीं समझता कि अटॉर्नी जनरल अपने पेशा से किसी किस्म की गफलत कर रहे होंगे। हमारे यहाँ एक रूटीन में एक आदत रही है कि जब भी हमारे दिफाई इदारों से सिविलियंस कोई चीज़ मांगते भी हैं तो आम तौर पे उनको नहीं दी जाती। आप देखें ना कि कितना अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, उस केस की जो तफसीलात हैं वो अटॉर्नी जनरल के पास नहीं थी। ये नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता कि उन्होंने नहीं मांगी होंगी, लेकिन वो जो तफसीलात हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें उनको बेहतर करने की बड़ी ज़रूरत है, और जो हुकूमत है या पार्लियामेंट है उसकी बालादस्ती को तस्लीम करने का ऐलान किया है आर्मी चीफ ने। आल्दो के पाकिस्तान के वैसे ऐलान ना भी करें, लेकिन ये पाकिस्तान का एक ख़ास पस मंज़र है, तारीखी पस मंज़र है। तो इन चीज़ों को मलूज़े खातर रखना चाहिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, और जो अहदेदार हैं उनको। बहरहाल ऐसा रद्द-ए-अमल कानूनी मामलात पे हमें पहले भी देखने को मिला। जब जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत हुई थी तो उस वक्त के फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल आया था और कहा गया था कि फ़ौज के जो अफसरान हैं रैंक एंड फाइल, उनमें बहुत गुस्सा पाया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे असनाद मलिक से कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका क्या कोई रवैये में तब्दीली आएगी, सोच में तब्दीली आएगी। फैसला तो अभी खैर हुआ ही नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद
फौज के तर्जुमान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों की समाअत में उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हसनात मलिक साहब, आपके ख्याल में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे कानूनी मामलात में कमेंट्स दिए गए हैं और बयानात दिए गए हैं, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस तमाम अमल को कैसे रिसीव करेगी कल की कार्रवाई में? देखें मतियुल्लाह जान साहब, जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मिजाज है वो इग्नोर करते हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग पे कई हंस रहे हैं, वो शायद कहना चाह रहे हो आजकल इग्नोर करना शुरू हो तो, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया। उन्होंने कहा जी कि हम जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, हमने हमारे फैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन हमने तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ नहीं की, लेकिन अब हमें एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा, यानी अपनी जो पहली वाली पॉलिसी है जुडिशियल रिस्ट्रेन वाली उसको रिव्यू करना होगा। तो अब इस हालात में उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि एक सेक्शन सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही वो साइड पे है, वो इनके किसी मामले का हिस्सा ही नहीं है, वो रिक्यूज़ कर रहे हैं, किसी हर वजूहत कुछ हो सकती हैं, लेकिन वाज़ेह है कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक सेक्शन जो है वो बिल्कुल साइड पे है। तो अब एक सेक्शन के साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, तो वो क्या रिएक्शन देंगे? चैलेंज उनके लिए बड़ा है। अगर वो रिएक्शन देंगे तो पहले तो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज ये है कि वो अंदरूनी तौर पे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खलफशार है या आप कहें डिवीज़न इतनी ज़्यादा है कि वो अगर बैरूने किसी फंक्शनरी के कोई क्वेश्चन करेंगे तो अंदरूनी तौर पे उनको क्वेश्चन कर लिया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। बिल्कुल, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे खुद है कि उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाया, कोई बज़ाहिर इतनी बड़ी एफर्ट नज़र नहीं आई उनकी तरफ से कि जो जजेस के कंसर्न थे उनको ख़त्म किया जाए। तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपने हम ख्याल जजेस के साथ चलाई। सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस काजी फईसा ने तो बल्कि अभी शिकवा भी किया कि पूरे टिनोर में उन्होंने जो है वो मेरे साथ या जस्टिस सरदार तारिक के साथ मुशावरत नहीं की। तो जब आप सीनियर जजेस को इग्नोर करेंगे और फिर अपने हम ख्याल जजेस से सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे, मगर असनाद साहब पहले ये बताएं कि आम हालात में लेट्स से कि अगर जस्टिस काजी फईसा चीफ जस्टिस होते और वो फौजी अदालतों के मामलात के ऊपर समाअत कर रहे होते, तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्या होना चाहिए था आइडियली? मेरा ख्याल है फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती भी ना, क्योंकि जब उनको अंदाज़ा है कि जब जज अपॉइंटमेंट की बात आती है तो हमसे सिफारिश करवाई जाती है और कि जी 2 जज हमें दें, और अभी लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट उसका कोई डिनाया नहीं आया कि उन्होंने कहा कि जी हमें जनरल बाजवा ने कहा कि जी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नॉमिनीज हैं उनको अप्रूव करें जुडिशियल कमीशन में। जब आप इस तरह की फेवर लेंगे तो फिर दूसरी तरफ पे भी फिर इसी तरह की बात। बहरहाल ये बात तो अब सबके सामने की बात है। करीम सिद्दीकी, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या करने जा रही थी कि एक पैनिक लगता है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर क्लियर कर चुकी है कि वो कानून को तो कालादम नहीं करार दे सकते, वो कोई फ़िल्टर कोई गाइडलाइंस लाना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उस फिल्टर और उन गाइडलाइंस को भी मानने को तैयार नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में आइन और कानून के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जिसकी तरफ चीफ जस्टिस इशारा कर रहे थे? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, 15 मई से लोग गिरफ्तार हैं, ठीक है। आज कितना जून हो गई है? 26 जून, ठीक है। और ये पिटीशंस जो हैं वो 22 जून को मेरा ख्याल ये टेकअप की हैं। 15 के बाद से मुसलसल जो है वो ये पिटीशंस दाखिल हो चुकी थी। मुझे ये बताइए कि इन पिटीशंस को लगाने में 14, 15, 16, 18 दिन की ताख़ीर क्यों की गई? फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपकी इनेबिलिटी ये है कि आपको शायद ये बेंच बनाना नहीं आया कि बेंच कैसा बनना चाहिए। आपने 9 रुकनी बेंच बनाया, वो सुकड़ के 6 रुकनी चला गया। आपको केस लॉ का भी पता था कि कौन से लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एक बड़ा बेंच जो है वो ज़रूर होना चाहिए। आपने वो बड़ा बेंच क्यों नहीं बनाया? फिर आपने खुद कहा कि हम इसकी वायरीज जो है वो को नहीं देखेंगे। जब आप वायरीज को नहीं देखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप फिल्टर लगाएंगे। अच्छा, अब उसके अंदर आप जब आपने फौजी अदालतों को जायज़ करार दिया था 21वीं आईनी तरमीम में, उन 8 जज साहबान में आप थे। काजी फईसा तो जो है वो जाहिर है उन्होंने वो आईनी तरमीम थी ना,
ठीक है, आईनी तरमीम थी, लीगल पॉइंट्स तो है ना मतीउल्लाह जान साहब, असूली बातें, ठीक है, सिविलियन का ट्रायल और हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद 2019 से 196 केसेस जो पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिए थे फौजी ट्रायल, जिनके अंदर मिलते जुलते कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं। 14 दिसंबर 2019 से 4 दिसंबर 2019 को उसकी आखिरी हियरिंग हुई थी। उसके बाद से 3.5 साल तक क्यों वो आईनी कानूनी सवालात जो हैं वो तय नहीं किए गए? क्या वो सिविलियंस जो हैं या लीगल क्वेश्चन जो है किसी और के लिए मुख्तलिफ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिसारों के लिए जो है वो मुख्तलिफ है? तो ये आपने एक पैरिटी जो है वो देखनी चाहिए। इसी वजह से आप आज चीफ जस्टिस तनकीद का निशाना है। तो मैं अब ये यहाँ पे जो है ना मतीउल्लाह जान साहब, आज बात हो रही थी सरदार लतीफ़ खोसा साहब से बाहर, कोर्ट रूम के बाहर, तो मैंने कहा जी हाँ जी क्या तवक्कुआत हैं आपकी? कहने लगे मैं देख रहा हूँ ये कि 5 रुकनी बेंच ना रह जाए। तो मैं मतलब आप ये देखें कि बेंच की हेयरिंग के हवाले से सर्टेनिटी उन पिटिशनर्स के पास नहीं है। आपको ये पहले दिन सारी डिटेल्स मंगवानी चाहिए थी कि जनाब कितने लोग हैं, किन को किन चार्जेस के अंदर किया गया, ना दरखास्त गुजारों के पास हैं और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंगवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाँ बता दें कितने लोग हैं। उनके ऊपर इल्जामात की नौयत मुसलसल, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ये कहते थे कि हमारे सामने फैक्ट्स तो हैं नहीं, हमने फैसला क्या देना है। एग्जैक्टली बहरहाल ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पैनिक जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। पैनिक नहीं लेकिन एस्टैब्लिशमेंट वो किसी हद तक जस्टिफाइड है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अब क्या करने जा रहे हैं, क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं इन केसेस में, मतलब ये एक पैनिक जो है आप सब एजाज सैयद। पहले हम सुनते थे मुस्बत रिपोर्टिंग की बातें, क्योंकि जो पहले फौजी तर्जमान थे उन्होंने ये कहा कि मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए और 6 महीने की मोहलत भी मांगी गई थी इमरान खान की हुकूमत के लिए इसी फौजी तर्जमान के दफ्तर की तरफ से। आज हमने सुना है मुस्बत सहाफ़त जो है जिम्मेदाराना से आज जिम्मेदाराना सहाफ़त तक हमारा सफ़र मुकम्मल हो गया है। क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कड़वे सच को हज़म करने की सलाहियत होनी चाहिए, मगर क्या ये सलाहियत सिर्फ जो है अदलिया को, हुकूमत को, पार्लिमान को, सियासतदानों को या मीडिया को सुनने की सलाहियत होनी चाहिए? हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी कड़वा सच सुनना चाहिए? मती भाई बात यह है कि ये ऐसे ही है कि आप और मैं यहाँ पर बैठ के किसी फ़ौजी इदारे को या इंटेलिजेंस इदारे को बताएं कि जी फ़ौज जो सोल्जर किस तरह का होता है या जनरल को किस तरह से काम करना चाहिए, या हम यहाँ पर बैठ के लेक्चर दें कि एक जज का कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो जर्नलिज्म के मैदान में है या किसी और मैदान में है, उनको अपना अपना काम बिल्कुल पता होता है। और जो बंदा प्रोफेशनलिज्म से हटता है तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसके प्रोफेशन के लोग भी करते हैं और अदरवाइज़ भी उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। मेरे ख्याल में जो मुस्बत रिपोर्टिंग की का हदायतनामा था, जनाब एक उस वक्त के ISPR के DG थे जनरल आसिफ गफूर, वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। और ये बात, ये लेक्चर के ज़िम्मेदाराना साफ़त करें, ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। हमें अपने अपने डोमेन में रह के एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपनी अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को अदा करना है, और वो उसकी जो रेड लाइंस है वो आइन और कानून में मुतय्यन है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम एक दूसरे को ये कहने लग पड़े कि जी आप जिम्मेदाराना ये काम करें और आप ना करें, तो ये बात किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, असनाद मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो ट्रांजिशन हुई है मुस्बत सहाफ़त से जिम्मेदाराना सहाफ़त तक? आप समझते हैं कि कुछ बदला नहीं? देखें, इस वक्त जो है वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको उस तरह की जर्नलिस्ट को आप कहें वो मुश्किलात उस तरह नहीं है जो पिछले PTI के दौर में रही हैं। नहीं, हमें नहीं है ना, शायद किसी और को हो रही है। लेकिन इमरान रियाज खान तो अभी भी लापता है। हाँ, ये बात है आपकी, लेकिन जो असल चैलेंज है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो वो समझते हैं वो सोशल मीडिया है उनके हवाले से, क्योंकि PTI का सारा सपोर्ट और सारा जो है वो सोशल मीडिया है। तो वो और जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ जो है वो लग रहा है कि इमरान खान साहब ने जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे उनके साथ इतने पर्सनल हो गए थे कि अब इनको कोई उस तरह रेस्क्यू नहीं कर रहा। और वो लोग, वैसे आपने जिनका नाम लिया है उसका नाम लेने पे भी पाबंदी है भाई दवे। हाँ, ये बात भी अनकन्वेंशनल जो इस वक्त है सूरत हाल,
और एक सवाल भी हुआ था इस हवाले से फौज के तर्जमान से कि क्या मीडिया यरगमाल बना हुआ है। इसके ऊपर ही फिर फौज के तर्जमान ने कहा था हमें जिम्मेदार सहाफत की ज़रूरत है। अब नहीं देखें, इस तरह तो नहीं है कि आप जो है वो अपना ठीक है, बिल्कुल पाबंदी जो है वो उसका भी कोई नहीं है, आप कह सकते हैं कि उससे मामला ठीक होंगे। और मेरा ख्याल है कि जो जहाँ तक इमरान खान साहब हैं वो अपनी गलतियों से नहीं अभी तक उन्होंने कोई सीखा। उन्होंने वो सिर्फ इमरान खान ने या किसी ने भी नहीं सीखा। देखें दूसरी साइड तो चले, वो उनका तो एक है माइंडसेट, एक 70 साल का एक साम्राज्य है, उसको आप इस तरह नहीं कर सकते डील। सियासी लोगों को सीखना होता है इन हालात में। जब सियासी लोग ही नहीं सीखेंगे तो अब इस वक्त जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो पीटीआई की क़यादत है उनके साथ जो हो रहा है उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही, और उसकी वजह वो खुद है जो उन्होंने 5 साल किया है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि हमें फैक्ट्स जो है उनको बिल्कुल नरेट करना चाहिए, और जिसके साथ जो भी हो रहा है मामला और जो चीज़ सही है, हक है, वो बयान करना चाहिए, न कि जो है वो पार्टी बननी चाहिए जिस तरह माजी में रहे हैं लोग। आपकी बातों का खुलासा ये है कि हम सब अपने माजी के कामों की सज़ा भुगत रहे हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हुक्मरान है, चाहे मीडिया है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, ये 7 रुकनी बेंच अचानक 6 रुकनी कैसे रह गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कौम को मुबारक हो। 62(1) के तहत ताहयात नाअहली की सज़ा अब सिर्फ 5 साल तक की नाअहली होगी, और इस हवाले से सदर ममलिकत ने उस कानून पर भी दस्तखत कर दिए हैं जिस कानून ने आइन के अंदर 62(1) के तहत नाअहली की जो मुद्दत थी वो उन्होंने महदूद कर दी है, 5 साल तक कर दिया। और सदर कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब जो सेनेट के चेयरमैन थे, उनके दस्ते मुबारक से ये काम हुआ है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी के दस्ते मुबारक दस्तयाब नहीं थे और वो इस वक्त हज करने गए हुए थे। करीम सदीकी साहब, पहले तो इस पर भी बात करेंगे ज़रूर। मुझे मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। वैसे ये मामला वैसे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, ये इस कानून के खिलाफ? मतीउल्लाह जान साहब, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। 184(3) के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट्स नहीं आया, और भी नैब तरामीम नहीं आई हैं। लेकिन ये होना तो कानून साजी के जरिए था ना, कि आईनी तरमीम के जरिए। क्योंकि देखिए मतीउल्लाह जान साहब, इसके ऊपर जो है वो जो हमारी बात हुई भी है मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से। अब जो 62(1) है, अब 63A 62-63 जो हैं, इनके अंदर मेरा ख्याल है कि कहीं पे भी प्रिस्क्राइब तो नहीं है ना 62(1) में। तो इसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो सनाउल्लाह बलोच के केस है उसमें कहा कि ये क्योंकि ऐसी चीज़ें तो लिहाजा तायात नाअहली होगी। अब जब 62(1) के नीचे नाअहली की मुद्दत तय कर दी है तो वो एक कानून के जरिए की गई है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 है जिसको अमेंड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का क्या करेंगे जिसमें कहा गया था ये ताहयात नाअहली होगी? मतीउल्लाह जान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तो और भी हैं, अब इसमें नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। लेकिन जजमेंट तो कानून की मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है, कोर्ट मेड लॉज। और तो वो मतलब नहीं, वो बात आपकी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब नया कानून आ गया, नया आ गई, तो अब उसकी वायरिस देख ले, सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो उसमें अगर वो आइन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है, कानून के अंदर उसकी मुद्दत का तयन कर दिया गया, तो एक जो एम्बिग्विटी थी वो एम्बिग्विटी तो ख़त्म हो गई। अब जाहिर है कि अब इसकी वायरिस जो है वो तो अदालतें देखेंगी। मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा या इतना बुरी लेजिस्लेशन भी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो तो एक ऐसी सज़ा है जिसका इसका फायदा तो इमरान खान को भी हो सकता है ना, कि 5 साल इमरान खान के लिए भी 5 साल। नैब कवानीन में तरामीम का पहला फायदा उठाने वाला शख्स चेयरमैन पीटीआई हैं, जिन्होंने उसकी जो है उसका फायदा उठाया, और उसकी जगह उन्होंने कहा कि जनाब इंक्वायरीज के स्टेज के ऊपर मुतअद्दिद कॉल अप नोटिस 62(1) का बराह रास्त ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की वापसी से है। और एजाज सैयद साहब, बड़ी मीटिंगें हो रही हैं दुबई में, और ये मुझे पहले ये बताएं, ये जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं अपने बड़े फैसले करने के लिए दुबई में जाके क्यों फैसले करते हैं? और बाय द वे दुबई में गया कौन कौन है? क्या यहाँ पे उनकी मुलाकातें महफूज नहीं होती?
ऑडियो लीक हो जाती है, क्या होता है? आप तो मती इस तरह कह रहे हैं जिस तरह आपको पता नहीं है। अच्छा, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। तो अपने मुंह से क्यों नहीं बता रहे? बात ये है ये कहते हैं कि जो उसका जो नताइज है ना वो मेरे में भी बरामद हो। टिपिकल एंकर्स का स्टाइल हम शेयर कर लेंगे, कोई नहीं। जी मती भाई, क्यों नहीं करते हैं? बात ये है कि यहाँ पर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। आपको पता है कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी रिकॉर्डिंग हुई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी भी रिकॉर्डिंग हुई है, और 2-3 रिकॉर्डिंग्स ये जो सामने आई है, जो नहीं आई उनका मुझे और आपको नहीं पता। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जो कि मुल्क का सबसे बड़ा जो मुल्क का एक्चुअली चीफ एग्जेक्टिव है वो रिकॉर्डिंग से नहीं बच सकता, तो ये जो सियासतदान है ये कौन सी किस बात की? वो हम सुनते थे कि इस ज़माने में आसिफ जरदारी साहब दुबई में अपनी पार्टी का इजलास बुलाते थे, अब भी वही कुछ हो रहा है, तो मतलब बदला कुछ नहीं है। क्या बदला है मुझे बताइए ना। अच्छा, कौन कौन गया है बाहर महफूज मुकामात पे मुलाकातों के लिए? देखें, एक वजह तो आपको ये भी पता है कि नवाज शरीफ साहब वो जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं आ सकते फौरी। तो नवाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ वहाँ पर है, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, फ़रियाल तालपुर साहब भी गई थी, सुना है वो शायद वापस आ गई। तो लेकिन दुबई तो यहाँ पर है, चंद घंटे की प्रवास है। तो शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर होंगे। मरीम साहिबा, आपको पता है मरीम साहिबा की कुछ इंटेलिजेंस के हुकाम से मुलाकातें हुई हैं मरी में और इस्लामाबाद में, वो भी वहाँ पर गई हैं। और सुना यह है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद। अच्छा, वो भी अपनी मीटिंग बाहर रखी है उन्होंने? वो बाहर रखी है या किसी ने बुलाया है या किसी ने दावत दिया है या रूटीन में, मुझे नहीं इस बात का बड़े फैसलों के लिए वो महफूज जगह है। तो फिर तो जो हसास फैसले हम जो हसास अपने असासों के मुतल्लिक करते हैं वो भी हमें बाहर जाके नहीं करने चाहिए। फिर वो मती आप उनको मशवरा दें, वो ज़्यादा बेहतर आपके पास है। बहरहाल जी, ये आइंदा आने वाले चंद दिन बहुत अहम है और कल की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग बहुत अहम है। देखना यह है कि फ़ौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में और समाअत में क्या माहौल होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ बहुत सी नज़रें लगी होंगी। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।